स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। चलिए दोस्तों, तो आज हम साइंस के फिर अगले पार्ट पर प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, हमने प्रकाश की ढेर सारी घटनाओं को देखा था। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक टॉपिक वहाँ प्रकाश की घटना से बचा हुआ है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी एग्जामिनर का जब मूड खसक जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकाश के विवर्तन से। ठीक है, तो हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे, इसलिए हम आज प्रकाश की अगली घटना को देख लेते हैं। अगली और लास्ट घटना दोस्तों क्या? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? देखिए इसके पहले की सारी घटनाएं आपको याद ही होंगी। प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं, या प्रकाश के परिकिरण पर घटित घटनाएं क्या क्या हैं, इस पर जो भी टॉपिक थे आपको पूरा तैयार हो गया होगा। देखिए वास्तव में दोस्तों प्रकाश का विवर्तन है क्या? देखिए हम यह जानते हैं प्रकाश क्या चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। जब हम प्रकाश चैप्टर स्टार्ट किए थे वहीं पर ही आपको बता दिए थे कि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। और यह भी बता दिए थे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जैसे हमारा ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि को चलने के लिए देखिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन नहीं कर सकती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, उससे हमें मतलब नहीं कि गमन से क्या तात्पर्य है, हमें मतलब क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। देखिए इसका परिभाषा निकालेंगे कहाँ से? प्रकाश का विवर्तन से। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, ऐसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारे से, किसी तीक्ष्ण किनारा, अब क्या कहेंगे दोस्तों? तीक्ष्ण किसे कहते हैं? माने एकदम नुकीला किनारा। जैसे मान लीजिए यह कोई सरफेस है, यह कोई वस्तु है। अब प्रकाश इस पूरे वस्तु पर ना पड़ के बल्कि कहाँ पड़े? इसके किसी तीक्ष्ण किनारे यानी किसी कोने पर या किसी छोटे बिंदु पर पड़े। ठीक है, तो प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे से टकरा करके, ठीक है, चारों ओर फैल जाने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए यह कोई वस्तु है। अब प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए सूर्य है। अब सूर्य के अलावा और भी प्रकाश के कई स्रोत हैं, लालटेन हो गया, हमारा बल्ब हो गया, अन्य स्रोत भी हैं। तो स्रोत से तात्पर्य आप समझिएगा कोई भी स्रोत हो जहाँ से प्रकाश क्या हो रही है, हमें प्राप्त हो रही है। अब मान लीजिए यह क्या है? सूर्य है। अब सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है। अब हमारे सामने क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। मान लीजिए जो भी प्रकाश की किरण आ रही है वह पूरे वस्तु से ना टकरा कर उस वस्तु के किसी तीक्ष्ण किनारे पर क्या करती है? टकराती है। ठीक है, उस वस्तु के किसी तीक्ष्ण किनारे पर टकराती है। तो जिस किनारे से वह टकराती है दोस्तों, उस भाग को वह क्या बना देती है? चमकीला बना देती है। ठीक है, तो यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। यानी आप कह सकते हैं प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे या एकदम पतले किनारे से टकराकर उसको चमकीला कर देने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितना होना चाहिए, यानी अब तीक्ष्ण किनारे में बहुत सारे तीक्ष्ण किनारे, देखिए यह भी एक तीक्ष्ण किनारा है, यह भी तीक्ष्ण किनारा है, और यह भी तीक्ष्ण किनारा है, यह भी तीक्ष्ण किनारा है। ठीक है, किसी भी तीक्ष्ण, लेकिन दोस्तों वास्तव में वह कोना कितना होना चाहिए? तो वह कोना जो होना चाहिए दोस्तों, वह तीक्ष्ण जो किनारा होना चाहिए, तीक्ष्ण किनारा, वह होना चाहिए दोस्तों 10⁻⁷ मीटर। अब देखिए -7 से मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर 10⁻7 होता तो इसका मतलब क्या? एक के बाद कितना जीरो? 7 जीरो। एक के बाद कितना जीरो? 7 जीरो, यानी यह कई गुना मीटर हो जाएगा। देखिए, लेकिन इसका यह जब यहाँ माइनस लग जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर में मान लीजिए कोई 1 मीटर की वस्तु है। अब 1 मीटर में देखिए 1 मीटर हो गया, यह माइनस चिन्ह यही प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों कि इस 1 मीटर में इतने टुकड़े किए जाएं। माइनस, देखिए 10⁻7 का मतलब यह होता है, लेकिन ये माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है क्या? कि इस 1 मीटर में इतने 1000 टुकड़े क्या किए जाएं, यानी इतने टुकड़े किए जाएं। तो जो किनारा हमको प्राप्त होगा, आप जानते हैं जब 1 मीटर में हम इतना टुकड़ा कर देंगे, आप देख रहे हैं शून्यों की संख्या कितनी अधिक है। अगर 1 मीटर में हम इतने टुकड़े कर देंगे तो आप सोच रहे हैं कितनी महीन टुकड़े बचेंगे। तो उस
जो हमें प्राप्त होगा टुकड़े करने के पश्चात जो भी हमें किनारा प्राप्त होगा उसी किनारे को हम क्या कहेंगे, तीक्ष्ण किनारा। ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं बहुत ही पतला बिंदु या बहुत ही पतली सुराख या बहुत ही पतली जगह। ठीक है, तो वहां से टकरा कर क्या करती है, उस भाग को क्या बना देती है, चमकीली बना देती है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो पूछा जाता है दोस्तों वह तीक्ष्ण किनारा कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ मीटर होना चाहिए। अर्थात 10⁻⁷ मीटर से तात्पर्य है दोस्तों कि 1 मीटर में 10⁻⁷ क्या किए जाए, भाग कर दिए जाएं। तो जो प्राप्त हमें होगा वही क्या कहलाएगा, उसका तीक्ष्ण किनारा या बारीक किनारा कहलाता है। आपको प्रकाश के विवर्तन समझ में आया होगा। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे से टकराकर उस किनारे को चमकीला कर देने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। अब देखिए इससे जुड़ी जो भी घटनाएं हैं हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। आप देखते हैं जब कमरा हमारा बंद होता है, कमरे जैसे हम किसी कमरे में हैं जहाँ प्रकाश की कोई किरण नहीं आ सकती, तो आप देखते हैं दोस्तों अगर उस कमरे में, उस कमरे की दीवार में या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर एक छोटा सा क्या हो, सुराख हो, एक छोटा सा क्या है, छिद्र हो, तो आप देखते हैं प्रकाश की किरण वहां टकराती है और वहां से सीधे कहाँ पर प्रवेश करती है, हमारे कमरे में प्रवेश करती है। तो उस छोटे से प्रकाश के आने के कारण दोस्तों हमारा जो कमरा होता है वह कैसा दिखाई पड़ने लगता है, उस वह जगह, यानी मान लीजिए यह देखिए रूम है। अब इस रूम से यहाँ से प्रकाश की किरण थोड़ी सी प्रकाश की किरण जगह पा करके इस कमरे में प्रवेश करती है, तो जहां तक वह प्रकाश की किरण जाती है उसको क्या बना देती है, चमकीला बना देती है। और आप यह देखे भी होंगे अपने दैनिक जीवन में, तो अपने जिस मार्ग से वह गुजरती है तीक्ष्ण किनारे से होकर के उसको क्या बना देती है, चमकीला बना देती है। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन। जबकि आप इसी को केमिस्ट्री में पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के नाम से। आप टिंडल प्रभाव क्या पढ़ेंगे, जब किसी कमरे के सुराख से या छिद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो उस प्रकाश की किरण में हमें माध्यम के धूल कण क्या होते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और आप सुने होंगे जिग जैग मोशन में करते हैं। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में भी इसी से रिलेट करके है क्या, हमारा प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश की किरण कमरे के या दीवार के किसी पतले छिद्र से टकरा करके जब कमरे में प्रवेश करती है तो वह उस मार्ग क्या बना देती है, चमकीली बना देती है। यह घटना किसका उदाहरण है, प्रकाश का विवर्तन का। एक घटना और देखिए दोस्तों, देखिए आप देखे होंगे ब्लेड को, ब्लेड या जिसे रेजर कहते हैं आप, पत्ती जिसे कहते हैं, ब्लेड जो भी आता है। देखिए ब्लेड कई प्रकार के होते हैं, 365 वाला ब्लेड होता है, एक होता है सम्राट, एक क्या होता है, सम्राट, यानी वही ब्लेड दोस्तों जिसका प्रयोग जो नाई होता है, जो दाढ़ी अस्तूरे में लगा करके दाढ़ी बनाने का कार्य करता है। आप देखते हैं उस ब्लेड का, देखिए वह ब्लेड कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब ऐसे किसी तरीके से होता है, मैं बना दिया हूँ, लेकिन आप यह देखे होंगे कि जो इसका किनारा होता है, इसका जो क्या होता है, किनारा होता है, कहीं पर भी आप ब्लेड देखे होंगे या कहीं पर रख करके देख लीजिएगा, तो इसके जो किनारे होते हैं वह हमेशा क्या करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जो किनारा है बहुत तीक्ष्ण किनारा है, और जब प्रकाश की किरण इस पर क्या होती है, पड़ती है, वह प्रकाश की किरण धीमी भी हो सकती है, बहुत तेज भी हो सकती है। तो प्रकाश की किरण पड़ने की वजह से ही यह जो तीक्ष्ण किनारा होता है यह हमें कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको बता दिया जाएगा कि रेजर या ब्लेड के तीक्ष्ण किनारों का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश का विवर्तन। आशा करता हूं दोस्तों मैंने प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं पढ़ाया होगा आपको, वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए आज हमारा प्रकाश की जितनी भी घटनाएं थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। हम प्रकाश की इन सारी घटनाओं के बाद अब प्रकाश के ही एक नए टॉपिक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम है, दर्पण। क्या नाम है, दर्पण। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मिरर। देखिए दोस्तों आपने अपने दैनिक जीवन में दर्पण को कई बार देखा होगा, कई बार क्या दोस्तों, दिन में एक आध बार तो आप देख ही लेते होंगे दर्पण। ठीक है, तो देखिए दर्पण किसे कहते हैं। देखिए पहली बात तो मैं दर्पण की जो जितने भी परिभाषाएं होंगे उसको मैं सिर्फ बोलूँगा, उसको लिखने का काम क्या दोस्तों आपका है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसको लिखूँगा और फिर समझाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कंटेंट आपको बहुत ही कम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो
कोशिश ये करिए कि मेरे द्वारा बोली गई, देखिए परिभाषाएं जो है मैं 2 बार बोलता हूँ, 2 से 3 बार बोलता हूँ कम से कम, तो उसको सुन करके आप स्वयं उसको क्या करिए, अपने कॉपी में पेन डाउन करिए, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दर्पण किसे कहते हैं, पहली बात तो ये कि कभी दर्पण की परिभाषा एग्जाम में पूछी नहीं गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एकेडमिक लेवल का पेपर देने चाहता है, जैसे कक्षा 10 में है दोस्तों या कक्षा 11 में है, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है, चाहे वह कंपटीशन लेवल का हो चाहे वह एकेडमिक लेवल का हो। तो अगर आपसे पूछ लिया कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एक ऐसी चिकनी या पालिशदार सतह, चिकनी यानी दोस्तों वहाँ चिकना हो या उस पर किसी चीज की कलई की गई हो अर्थात पालिश किया गया हो, एक चिकनी या पालिशदार सतह जिससे कोई प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो वह वस्तु, वह सतह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, एक बार मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों यह कोई सतह है, मान लीजिए क्या है, यह कोई सतह है। अब देखिए इसके एक तरफ क्या किया होता है, कलई किया होता है। अब कहेंगे यह कलई क्यों किया होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक किसी सतह पे जब तक किसी दर्पण पे कलई नहीं किया जाएगा तब तक उससे कोई भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, मैंने कहा यदि किसी चिकनी या पालिशदार सतह से कोई प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो इसी सतह को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और यह घटना, प्रकाश के लौटने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ दर्पण की परिभाषा आपसे समझ में आई होगी। दर्पण क्या है, दर्पण एक पालिशदार या चिकनी सतह है जिस पर कोई भी प्रकाश किरण टकरा कर क्या हो जाती है, निश्चित दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आपसे पूछा जाता है कि दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएंगे, तो आप बताएंगे कि दर्पण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण, पहला क्या होता है, समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। और आप कह देते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। आप आंसर कैसे देते हैं इसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, दर्पण मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। आगे चल करके गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी फिर गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। और पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब दर्पण के साथ साथ आपने उत्तल लेंस और अवतल लेंस को भी पढ़ा होगा। देखिए दर्पण पढ़ने के पश्चात ही हम तुरंत लेंस का अध्ययन करेंगे, ठीक है, ताकि दर्पण और लेंस से जो हमें कन्फ्यूजन होते हैं वह कभी भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम आपको बता देंगे अगर कन्फ्यूजन की कोई स्थिति ऐसी बनती है जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है, तो हम यहाँ पर भी बता देंगे कि उस कन्फ्यूजन से कैसे आप निपटेंगे। ठीक है, तो दर्पण अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जबकि आप आंसर कभी कभी दे देते हैं, गलती से आंसर 3 दे देते हैं और कहते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जबकि दोस्तों मुख्यतः दर्पण 2 ही प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, आगे चल करके अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, 2 ही होगा। अर्थात दर्पण से अगर प्रश्न पूछा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। और वो क्या होते हैं आपके सामने लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, क्या इसका अर्थ है। देखिए समतल का मतलब होता है दोस्तों सपाट, समतल का मतलब क्या होता है, सपाट, अर्थात कोई भी उबड़ खाबड़ ना हो। ठीक, उसी को तो सपाट या समतल कहते हैं। जैसे हमारा समतल खेत होता है या समतल हमारा क्या होता है, घर की जो जमीन होती है। ठीक है, तो समतल या सपाट से तात्पर्य आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। तो समतल दर्पण की परिभाषा कैसे देंगे, देखिए ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके समतल सतह से होता है, उसके समतल सतह से होता है, तो ऐसे ही दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते। परावर्तन की घटना में आप अच्छे से पढ़ भी चुके हैं पिछले वीडियो में। देखिए मैंने कहा ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके समतल सतह से होता है, प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। जबकि ऐसा दर्पण
समतल दर्पण कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समतल दर्पण समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, जिसका प्रयोग हम अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं घर में, जो घर में दर्पण होता है वह दर्पण समतल दर्पण ही होता है। और आप देखते हैं उसके पिछले सतह पर एक कलई की जाती है, एक लेप लगा दिया जाता है, जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला आता है गोलीय दर्पण। अगला क्या आता है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका क्या है, काम है। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। देखिए ऐसा दर्पण, आप कहेंगे ऐसा दर्पण जो किसी ना किसी गोले का क्या हो, भाग हो। देखिए गोलीय में निकला गोला, अर्थात इस दर्पण का जो आकार होगा वह कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। देखिए ऐसा दर्पण जो किसी न किसी गोलीय दर्पण का भाग हो, जो न किसी गोले का भाग हो, ऐसे ही दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आगे आता है क्या, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए दोस्तों, यह गोले को अगर हम क्या करते हैं, काट देते हैं, बीच से क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यह दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए एक दर्पण यह प्राप्त होगा, एक दर्पण, अभी तो यह दर्पण है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दर्पण होने के लिए उसकी एक सतह क्या होनी चाहिए, कलई की होनी चाहिए, या उस पर पालिश किया होना चाहिए, या उस पर कोई लेप लगा होना चाहिए, तभी वह दर्पण की स्थिति में आएगा। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए एक चीज और यही सुनिए, दर्पण से कभी भी, चाहे वह दर्पण से प्रतिबिंब बनाना हो या हमें लेंस से प्रतिबिंब बनाना हो, हमेशा हम जिस वस्तु की प्रतिबिंब को बनाना होता है उस वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखते हैं। कहाँ रखते हैं दोस्तों, दर्पण के बाईं तरफ। ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों, इसको हम कहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। देखिए इसको यहाँ और इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। देखिए एक किसी गोले को हम क्या किए, काटे, उसको यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है। और हमने एक पॉइंट आपको और बताया, कभी भी दर्पण से या लेंस से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु उस लेंस या दर्पण के कहाँ रखी होनी चाहिए, बाएं रखी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए अब इसकी परिभाषा आप कैसे बताएंगे। देखिए इसकी एक सतह, अब देखिए अगर यह दर्पण है, यह दर्पण है, तो हमेशा वस्तु, जैसे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें बनाना होगा, तो उस वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाएं रखेंगे। देखिए ये हमारा हाथ है दोस्तों, ये बायां है। देखिए इसके विपरीत होता है, ये हमारा दायां है, तो इसका दायां कौन होगा, इसका दायां कौन होगा, ए होगा। ठीक है। और ये बायां इसका ए होगा। ठीक, अर्थात हमारे हाथ के ही विपरीत इसका दायां और बायां होता है। ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस दर्पण से हमें प्रतिबिंब बनाना हुआ, तो हमेशा वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक। और इस वस्तु से दर्पण बनाना होगा, प्रतिबिंब बनाना होगा, तो इस दर्पण के संदर्भ में वस्तु कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने दोस्तों, आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण या लेंस के बाएं तरफ ही रखा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों क्या इस व्यक्ति की प्रतिबिंब इस दर्पण से बनेगा, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों जब तक इसकी एक सतह क्या होती है, कलई नहीं की होती है, तब तक किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब का बनना या परावर्तन की घटना का होना संभव नहीं है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें इस व्यक्ति का प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाना है, तो आप बताइए कलई क्या आप इस सतह पर करेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम कलई इस सतह पे कर देंगे तो इस वस्तु की प्रकाश ही इस दर्पण पर नहीं पड़ेगा, अर्थात हम इस पर कलई इसकी इस सतह पर करते हैं। किस सतह पर करते हैं, इस सतह पे करते हैं। ठीक। अब इस व्यक्ति के आधार पर इसमें कलई हम कहाँ करेंगे, इस सतह पर करेंगे। कहाँ करेंगे, इस सतह पर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको यह बात अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक बार समझिए। देखिए पहला पॉइंट यह याद करिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी न किसी गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि यदि किसी गोले को काट लेते हैं तो देखिए दो शेप हमें प्राप्त हुआ, एक शेप ए एक शेप ए, इन दोनों शेप को हम यहाँ रख दिए। ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताया, कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण के कहाँ रखना होगा, बाएं रखना होगा। ठीक है। अब देखिए इस दर्पण का बायां कौन है, ए है, और इस दर्पण का बायां कौन है, ए है। पहली बात तो यह दर्पण कब बनेगा, जब इस पर कलई की जाएगी। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, यदि इस दर्पण के
बाएं पे हम इस व्यक्ति को बैठा दिए और इस दर्पण के बाएं हमने इस व्यक्ति को बैठा दिया, तो क्या आप अब बताइए, क्या अगर इस दर्पण की इस सतह को हम कलई करते, अर्थात अंदर वाली सतह को, इस वाली सतह को कलई करते, तो क्या इससे प्रतिबिंब इस व्यक्ति का बनता? तो आप कहते नहीं, क्योंकि जब दोस्तों बताइए इसी तरफ कलई हो जाएगा तो इस वस्तु की प्रतिबिंब ही इसमें नहीं बनेगी, इस वस्तु की आकृति ही उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसलिए इसकी हम क्या करते हैं, बाहरी सतह पर, इसके दाहिनी वाली सतह पे, अर्थात ये इसका बायां, यह दर्पण जो था या इसका बायां हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक, तो इसके हम दाहिने सतह पर क्या करते हैं, कलई करते हैं, और इस दर्पण के और इस व्यक्ति के संदर्भ में हम इस सतह पर कलई ना करके इसके दबे हुए सतह पर कलई करते हैं। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर आपको इतना चीज जितना मैंने बताया अगर आपको दिमाग में बैठ गया तो आप आसानी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक, देखिए पहला स्थिति क्या होगी, आप यहाँ से दो निष्कर्ष निकालें। क्या निकाले कि कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस वस्तु को दर्पण के या लेंस के कहाँ पर रखना होगा, बाएं रखना होगा। हमने बाएं रखा इसको। ठीक, अब बायां दायां आपको पता ही होगा। अगर हम वस्तु को दोस्तों बाएं रख रहे हैं तो यहाँ से एक निष्कर्ष अपने आप निकल जा रहा है कि कलई हमेशा उसके कहाँ करेंगे, दाहिने करेंगे। कलई हमेशा कहाँ करेंगे, दाहिने करेंगे। देखिए मान लीजिए यह कोई वस्तु है, इसका ये बायां दोस्तों, तो अगर हमें इससे प्रतिबिंब बनाना हुआ तो वस्तु यहाँ रखेंगे, तो बाएं जब वस्तु रखेंगे तो कलई हमेशा कहाँ करेंगे, इसके दाएं करेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आया। तो कलई हमेशा कहाँ किया जाता है दोस्तों, दर्पण के दाएं तरफ। वस्तु कहाँ रखा जाता है, हमेशा दर्पण के बाएं तरफ। ठीक है, यह दोनों बिंदु समझ में आया। अब यहीं से आपकी परिभाषा निकल आएगी। ठीक, देखिए ऐसा दर्पण, परिभाषा कैसे बताएंगे, ऐसा दर्पण जिस पर कलई उसके उभरे सतह पर होता है। देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे, ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसके उभरी सतह पे। अब देखिए दोस्तों, अगर यह था तो यह इसकी गड्ढा वाला सतह है, अर्थात दबी हुई सतह है, और यह क्या है, इसकी उभरी सतह है। आप देख रहे हैं इसकी उभरी सतह ये बाहर वाली है, और जबकि इसकी दबी हुई सतह ये अंदर वाली है। तो आप बताएंगे ऐसा दर्पण जिस पर कलई उसकी उभरी सतह पर होती है तथा प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसके उभरी सतह पर तथा परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, तो ऐसे ही दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसको क्या बताएंगे, ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसके दबे हुए सतह पर होता है तथा प्रकाश का परावर्तन उसके उभरी सतह से होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्तल से क्या निकल रहा है दोस्तों, उभरा हुआ। उत्तल से क्या निकल रहा है, उभरा हुआ। उभरा हुआ अर्थात क्या, उभरा हुआ। देखिए ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, अर्थात प्रकाश का परावर्तन कहाँ होगा, उसके उभरे हुए सतह से होगा। तो अगर उसके उभरे हुए सतह से परावर्तन हो रहा है तो कलई किस पे होगी, दबे हुई सतह पे होगी। अगर आप एक याद कर लेते हैं दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल, और ऊ से क्या होता है, उभरा हुआ। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। तो उभरा हुआ से क्या याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे सतह से हो तथा कलई उसके दबे सतह पर हो, तो ऐसे ही दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण अपने आप बता देंगे, ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसकी उभरी हुई सतह पर तथा प्रकाश का परावर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी फोकस दूरी पूछी जाती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या है दोस्तों। लेकिन इन दोनों दर्पण को, अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पणों की प्रकृति क्या होती है, देखिए नाम लगभग सेम मिल रहे हैं लेकिन इनकी प्रकृति और इनके जो उपयोग होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। इनको इन दोनों को पढ़ने के पहले ही हम क्या पढ़ लेते हैं, समतल दर्पण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में समतल दर्पण का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, दर्पण से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको निकालना बताया था जब हम आपको परावर्तन के नियम बता रहे थे। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपतन कोण परावर्तन कोण के साथ साथ आपको विचलन कोण का भी मान पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब विचलन कोण किसे कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए यह कोई सतह है, इस पर कोई किरण क्या हुई, आपतित हुई। ठीक है, इस पर कोई किरण क्या हुई, आपतित हुई।
आपतित किरण जब सतह से टकराती है तो इसका कुछ भाग क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। ठीक है, ये तो जानते हैं। अब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या खींच दिया जाता है, एक अभिलंब खींच दिया जाता है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण तथा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और यह भी बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम था। दोस्तों देखिए, प्रकाश की किरण आपतित हुई और इसका कुछ भाग क्या हुई, परावर्तित हुई, लेकिन हमने आपको अपवर्तन में पढ़ाया था कि उस प्रकाश की किरण को का कुछ भाग क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। यानी देखिए दोस्तों, यह प्रकाश की सीधी किरण आ रही थी, अब इसको जाना था ऐसे, लेकिन यह चली गई है ऐसे। प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हुई, इसे जाना था तो इस दर्पण को छेद करके सीधे दूसरे माध्यम में सीधे चले जाना था, लेकिन क्योंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसका कुछ भाग क्या हो गया, लौट गया। तो दोस्तों इसे जाना था यहाँ, लेकिन चला गया यहाँ, इसलिए यहाँ अपवर्तित जहाँ पर उसे जाना था और जहाँ पर वह चला गया, उन दोनों के मध्य कितना विचलन हुआ, इस ऐसे कोण को प्रदर्शित करने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। आपको समझ में आया विचलन कोण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसे सीधे जाना था, लेकिन सतह से टकराने के बाद यह क्या हुई, वापस लौट गई। ठीक है, अब देखिए, इसे जाना था यहाँ लेकिन चली गई यहाँ, यानी जहां उसे जाना था और जहां वह चली गई, इसके बीच कितना अंतर है, इसे दर्शाने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो कभी कभी दोस्तों आपसे इसी विचलन कोण का मान पूछ लिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहले हम इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से और सरल रूप में देते हैं। देखिए, यह सतह थी दोस्तों, यह सतह। अब इस सतह से यह प्रकाश की किरण क्या हुई, टकराई। अब इसे जाना था दोस्तों सीधे, लेकिन यह क्या हुई, यहाँ से चली गई। ठीक है, अब आप जानते हैं यदि हम यहाँ क्या खींच दें, एक अभिलंब खींच दें। पहले अभिलंब खींचने के पहले दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आप और देखिए, एक सीधी रेखा पर, आप जानते हैं गणित में एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। देखिए, इतना दोस्तों 180 होता है, और इतना इस कोण का मान भी कितना होता है, 180। यानी 180 और 180 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 360। अर्थात किसी बिंदु पर बनने वाले संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए, हमें 360 अंश से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें ज्ञात करना क्या, विचलन कोण। यानी इसे जाना था यहाँ, लेकिन चली गई है प्रकाश की किरण यहाँ, इसलिए इन दोनों के मध्य विचलन कितना हुआ, इतने कोण का क्या हुआ, इन दोनों के मध्य विचलन हुआ, और इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो कभी कभी दोस्तों, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभिलंब को खींच रहे हैं। कभी कभी आपसे क्या किया जाता है, या ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यदि किसी आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ 40 अंश का कोण बनाया जाता है, यदि किसी भी आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ 40 अंश का कोण बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा बनाए गए विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो उसके द्वारा बनाए गए विचलन कोण का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, आप ज्ञात कैसे करेंगे, अगर आप पिछले वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा सीखे होंगे तो यहाँ पर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि जो आपतित किरण है वह अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 40 डिग्री का, यानी आपतन कोण का मान कितना है, 40 डिग्री। तो आप जानते हैं कि यदि आपतन कोण 40 है तो इसके परावर्तन कोण का भी मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ही है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप इस कोण को छोड़िए, अब आप जानते हैं अभिलंब, किसी भी रेखा पर खींचा गया अभिलंब उस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। उस रेखा के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। अब आप बताइए दोस्तों, यह कोण कुल दोनों मिलाकर कितना होगा, इस कोण को छोड़कर यह कोण कितना होगा, 90 अंश। अब इस 90 अंश में से यदि इतने कोण का मान 40 अंश है तो शेष कोण कितना होगा, आप जानते हैं, यदि 40 में हम क्या जोड़ देते हैं, 50 जोड़ देते हैं, तो इस संपूर्ण कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए आपतन कोण आपको पता हो गया, परावर्तन कोण पता हो गया, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच की का भी कोण आपको पता हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, विचलन कोण। आपको क्या ज्ञात करना है, यानी इस कोण का पूरा मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस कोण का पूरा मान ज्ञात करना है। अब आप देख रहे हैं, देखिए 40, इस पूरे कोण का मान कितना है 180। इस पूरे कोण का मान कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, लेकिन इस कोण का मान 40 दिया गया है, इस कोण का मान भी 40 दिया गया, और इस कोण का मान हम निकाले कि कितना है 50 है। ठीक है, तो देखिए 40 और 40 और 50 कितना हो गया, 40 40 80 और 5 कितना हो गया 130। कितना हो गया दोस्तों 130। अब देखिए अगर 130, इस पूरे कोण का मान कितना हो गया 130, और इस पूरे कोण का मान कितना है 180 है दोस्तों। तो आप बताइए कि अगर हमें 130 में से 180 में से 130 को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो शेष बचे कोण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं 180 में से यदि हम 130 को घटाते हैं तो प्राप्त मान कितना होता है 50 अंश होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि विचलन कोण का मान कितना होगा दोस्तों। अब देखिए विचलन कोण का मान कितना होगा 50A और 50A, 50A और 50A, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री हो जाएगा। यानी अब देखिए आंसर कैसे देंगे, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 40 अंश का कोण बना रही है, तो वह प्रकाश की किरण विचलन कोण का मतलब 100 डिग्री विचलन कोण का भी क्या करेगी निर्माण करेगी, या 100 डिग्री क्या होगी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से विचलन कोण आपसे पूछ सकता है। और देखिए किस तरीके से पूछता है दोस्तों, देखिए अब दे देगा, देखिए यही विचलन कोण को ज्ञात करने की विधि कैसे हम दूसरे प्रश्न से करेंगे। अब कह दिया दोस्तों, मान लीजिए यह एक सतह है, मान लीजिए यह क्या एक सतह है, इस पर यह खींचा गया क्या है अभिलंब है, और कह दिया यदि परावर्तित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही हो, ऐसे कह देगा दोस्तों। देखिए यदि परावर्तित किरण दर्पण के 60 कितने अंश का कोण बना रही है 60 अंश का कोण बना रही है, तो विचलन कोण का क्या ज्ञात करिए, तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमें विचलन कोण पहले हमें ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा आपतन कोण। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपतन कोण। अब आप देख रहे हैं कि यह अभिलंब है और यह दर्पण है। आप जानते हैं दर्पण और अभिलंब के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, इस पूरे कोण का मान कितना होगा 90 अंश। अब इस 90 में से इतना कोण 60 अंश दोस्तों, तो अगर हम 60 अंश को 90 में से घटा देते हैं तो जो कोण यह रहेगा वह कोण हमें प्राप्त हो जाएगा, और 90 में से 60 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा हमें 30 अंश। यानी अब आप यह बता सकते हैं, देखिए यह अभिलंब हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, देखिए परावर्तन कोण कहते हैं। अब आप जानते हैं परावर्तन कोण तथा आपतन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी यह भी कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, अब आप बताइए यदि यह किरण इस सतह पर आपतित होती तो यह सीधी जाती दोस्तों, लेकिन यह क्या हो रही है अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ठीक है, तो विचलन कितना होगा, यानी परावर्तित किरण और वह जिस माध्यम से जाती उसके मध्य के कोण को ही हम क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। अब आप जान रहे हैं, यानी हमें इस कोण का मान, इस पूरे कोण का मान क्या करना है बताना है, इस पूरे कोण का मान हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए अब आप देख रहे हैं इस पूरे कोण का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा में एक तरफ 180 डिग्री का कोण क्या करता है बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका मान 180 होना चाहिए, लेकिन इसका पूरे का मान दिया गया दोस्तों, देखिए 60 30 90 90 और 30 कितना होता है 120। यानी अगर 180 में से 120 को हम क्या करते हैं घटा देते हैं तो यह वाला कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 180 में से दोस्तों जब हम 120 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें 60 अंश, अर्थात इस कोण का मान कितना आ जाएगा 60 अंश। आपको समझ में आया होगा। अब यह 60 अंश है और यह 60 अंश है, और विचलन कोण इन दोनों को मिला करके होता है दोस्तों, अर्थात 60 + 60 यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात यदि कोई किरण क्या हुई, यदि कोई परावर्तित किरण दर्पण के साथ 60 अंश का कोण बना रही थी तो वह किरण कितना
120 अंश का क्या विचलन कोण बनाएगी, या 120 अंश अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होकर गई होगी। ठीक है, तो विचलन से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका एक तरीका भी है, इसका एक ट्रिक भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, यह थी सतह, यहाँ से टकरा कर गई थी किरण, और यह किरण आपतित किरण थी। देखिए इसका कोण हम ज्ञात किए क्या, 30। यदि आपतन कोण का मान कितना दिया गया होता है, 30 दिया गया होता है। ठीक है, तो तुरंत ही हमें आपतित किरण तथा सतह के बीच का कोण ज्ञात कर लेना चाहिए। आपतित किरण तथा दर्पण के बीच का कोण हमें निकाल लेना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यदि इसके साथ पूरा 90 अंश का कोण बनाएगी, लेकिन इसका मान 30 है, तो शेष बचा कोण कितना होगा दोस्तों, 60 अंश। कितना होगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि 60 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तभी इसका योग कितना होगा, 90 होगा। अब देखिए देखो तिरिक क्या है, यह जाती यहाँ पर, इसे सीधी रेखा में जानी चाहिए थी, लेकिन यह अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई। जितना आपतित किरण दर्पण के साथ कोण बनाती है, उसके दूने कोण से ही वह किरण क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित होकर निकल जाती है। उसके दूने कोण से मतलब क्या दोस्तों, देखिए विचलन कोण बराबर होता है, विचलन कोण बराबर क्या होता है, आपतित किरण का दर्पण के साथ बनाया गया कोण गुणे दो। यानी आपतित किरण और दर्पण के साथ जितना कोण बनेगा, उतने ही कोण से वह किरण क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब यह कितने अंश का कोण बना है दोस्तों, 60 अंश का, अर्थात 60 दूनी 120 अंश इसके विचलन कोण का मान हो जाएगा। अर्थात 60 अंश से जो किरण दर्पण के साथ क्या हो रही थी, टकरा रही थी, वह किरण 120 अंश से अपने मार्ग से विचलित होकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विचलन कोण आपको पता चला। ठीक है, अब इससे और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका अध्ययन भी हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्तों, काफी ढेर सारे पूछे जाते हैं, संख्या में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई दर्पण है, कोई क्या है, दर्पण है, और इस दर्पण से प्रश्न पूछ लिया, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, और यह पूछ लिया जाए कि किसी भी वस्तु का दर्पण से पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। प्रश्न का मतलब समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई यह बालक है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए यह कोई क्या है, बालक है, और इस बालक का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे, इसके लिए दर्पण की माप कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो इसे लिखेंगे आप दोस्तों क्या, पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होना चाहिए, दर्पण का आकार दोस्तों, दर्पण का आकार क्या होना चाहिए, आकार वस्तु का आधा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अर्थात दोस्तों देखिए, यह एक दर्पण थी, इसको याद रखिएगा। देखिए यह मतलब जैसे मैं हूं, अब मुझे अपना प्रतिबिंब, मेरा पूरा प्रतिबिंब यानी सर से लेकर के पैर तक पूरा प्रतिबिंब मुझे दर्पण में, जिस दर्पण में मैं देखना चाहता हूं, उस दर्पण की माप कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम दोस्तों उस दर्पण की माप मेरे माप की, अर्थात जिस वस्तु को उस दर्पण में देखा जा रहा है उसके माप की कम से कम आधी अवश्य होनी चाहिए, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब वह दर्पण दिखा पाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या दोस्तों, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार उस वस्तु के आकार का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछ लिए जाते हैं, देखिए कह रहा है एक वस्तु जिसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 20 मीटर है। एक वस्तु जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ देखिए, अगर कह दिया कि एक वस्तु जिसकी लंबाई 20 मीटर है, इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, तो आप अगर यह याद किए रहेंगे दोस्तों, आप यह याद रखे रहेंगे कि किसी भी वस्तु का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम उस दर्पण का आकार, अब देखिए दर्पण का आकार वस्तु की
लंबाई बटे 2, यानी उसकी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। अब वस्तु की लंबाई कितनी दी गई थी दोस्तों, 20 दी गई थी, और बटे 2 करेंगे, कितना आएगा, 10 मीटर। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जिसका पूरा पूरा प्रतिबिंब हमें दर्पण में देखना है, उसके लंबाई की आधी लंबाई दर्पण की होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु की पूरे पूरे प्रतिबिंब को दर्पण में देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, देखिए यह हो गया प्रतिबिंब से। अगर कह दिया गया कि मान लीजिए, देखिए इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई दर्पण है, तो किसी दर्पण के, देखिए यह दर्पण है दोस्तों, और मान लीजिए कोई वस्तु उस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है, 10 मीटर की दूरी पर रखी गई है। तो दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। फिर से सुनिए, यदि कोई लड़का दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उस लड़के का जो प्रतिबिंब बनेगा, चित्र बनेगा, वह दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो वस्तु की दूरी होती है, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात दोस्तों क्या कहेंगे आप, देखिए जितना वस्तु उस दर्पण से दूर होगा, उतना ही उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। फिर से देखिए यदि यह लड़का 10 मीटर की दूरी पर दर्पण से खड़ा है, तो दर्पण के अंदर 10 मीटर की दूरी पर ही उस वस्तु का क्या बनेगा, उस लड़के का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात दोस्तों उस लड़के का प्रतिबिंब भी 10 मीटर होगा। उस लड़के का जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वह भी कितने मीटर का होगा, 10 मीटर का होगा। मतलब दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई। देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न की प्रकृति सुनिए दोस्तों, कैसे पूछे जाएंगे। कह दिया जाएगा एक लड़का दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इस तरीके से दिया जाएगा क्वेश्चन कि एक लड़का दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उस लड़के तथा उस लड़के के बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। फिर से सुनिए, लड़का दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण द्वारा लड़के के बनाए गए प्रतिबिंब तथा उस लड़के के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यह कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा दोस्तों कि जितना वस्तु दर्पण से दूर होता है, उतना ही दर्पण अपने अंदर उतने ही दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब देखिए 10 मीटर की दूरी पर लड़का खड़ा था दोस्तों, यह, और 10 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब भी बना है, अर्थात 10 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर। अर्थात उस वस्तु यानी उस लड़के तथा उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 मीटर होगी।